गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोल कंसेप्ट में ही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। देखिए हमने अब तक नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी ये पढ़ लिया है। तो कंसंट्रेशन के इन टर्म्स में एक नया टर्म पढ़ेंगे आज, फॉर्मेलिटी। तो देखिए फॉर्मेलिटी क्या होता है। फॉर्मेलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेलिटी जनरली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम काम में लेते हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल जो वाटर में एसोसिएट हो जाए या किसी सॉल्वेंट में उसको डिजोल्व करें, मिलाएं, तो वो क्या हो गए, जुड़ जाएं, डाइमराइज हो जाए, टाइमराइज हो जाए। तो इस कंडीशन में हम फॉर्मेलिटी टर्म्स यूज करते हैं। तो फॉर्मेलिटी होगी क्या, देखिए समझते हैं कि जनरली जैसे मान लीजिए कोई मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूँ, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको किसी सॉल्वेंट में आपने डिजोल्व किया और ये डाइमर फॉर्म में हो जाए, CH3COOH। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं और ऐसी फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, डाइमर फॉर्म बोलते हैं। तो ये एसिटिक एसिड जब डाइमराइज हो जाता है तो उस केस में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो चुके हैं। तो ये पूरे मॉलिक्यूल्स, डाइमर वो जो मॉलिक्यूल्स है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एसोसिएट हो चुके हैं तो उनके लिए फिर हम तो जो टर्म यूज करेंगे वो होगी फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने मोलैरिटी को डिफाइन किया ठीक वैसे ही है। देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब बना, जब आपने इसमें सॉल्यूट डिजोल्व किया। सॉल्यूट इसमें डिजोल्व है तो ये क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। किसी भी सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी को हम क्या बता सकते हैं कि उसमें कितने ग्राम फॉर्मूला वेट प्रेजेंट है, सॉल्यूट के कितने ग्राम फॉर्मूला वेट इस 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्हाट इज फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। तो चलिए हम इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, कैसे इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। तो देखिए फॉर्मेलिटी को हम ऐसे फॉर्मुलाइज करेंगे, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट या ग्राम फॉर्मूला अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये लीटर में दिया होता है, अगर मिलीलीटर में होगा तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके या ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, इसको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये जनरल फॉर्मूला हुआ, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में। ओके, अब देखिए ये ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को जो गिवन मास दिया है, सॉल्यूट का गिवन मास दिया है W2 ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और फॉर्मूला वेट या फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, ऊपर क्या कर दिया आपने, 1000 लिखा। तो फॉर्मेलिटी का हमारे पास फॉर्मल जो फाइनल फॉर्मूला है ये, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे की तरफ वॉल्यूम, अगर मिलीलीटर में होगा तो हम ऊपर 1000 लिख देंगे और लीटर में होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम डायरेक्ट इसको लीटर में निकाल सकते हैं। तो ये है फॉर्मेलिटी निकालने का जनरल फॉर्मूला। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 12.6 ग्राम 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक, यूं कीजिए और इजी ले लेते हैं, 60 ग्राम एसिटिक एसिड
60 ग्राम एसिटिक एसिड dissolve in 500 milliliter aqueous solution. What will be formality of this solution? तो फिर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, उसमें एसिटिक एसिड के कितनी जो फॉर्मेलिटी है वो क्या होगी। आपको 60 ग्राम एसिटिक एसिड डिसोल्व किया है 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, और उसमें वो बताया गया है कि इसमें जो एसिटिक एसिड है वो डाइमर फॉर्म में है। और अगर ना भी बताएं तो आपको याद रखना है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो डाइमर फॉर्म में होते हैं। ओके, तो एसिटिक एसिड वो इस फॉर्म में डाइमराइज होता है, CH3COOH, दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एसोसिएट हो चुके हैं, ये डाइमर फॉर्म में है। तो ये डाइमर फॉर्म को हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। तो बताइए इसका फॉर्मूला मास कितना होगा, पहले से आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। फॉर्मेलिटी पूछ रहा है तो फॉर्मूले पर आपको फोकस करना है। ये डाइमराइज्ड है, टाइमराइज्ड फॉर्म है, जो भी है। तो अभी एसिटिक एसिड डाइमराइज्ड फॉर्म में है। जितने भी एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो सब डाइमर फॉर्म में होते हैं क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। तो देखिए अगर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मास कैलकुलेट करें तो एसिटिक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जो वेट होता है वो इसका मॉलिक्यूलर मास 60 और ये सब डाइमराइज्ड फॉर्म है तो आप क्या लिखेंगे 120। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला मास हो गया। ओके, तो देखिए अब आपको फॉर्मेलिटी निकालनी है। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2 अपॉन फॉर्मूला मास इंटू वॉल्यूम, मिलीलीटर में है, इंटू 1000। यस, गिवन मास कितना दिया आपको 60 ग्राम। यस, 60 ग्राम आपको एसिटिक एसिड का मास दिया है। उसका फॉर्मूला मास कितना होगा, डाइमराइज्ड फॉर्म में है तो आप क्या लिखोगे 120। वॉल्यूम दिया है 500 मिलीलीटर और इसको मिलीलीटर को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। ये लीजिए 2 और यहाँ पे इसको किया 2, तो ये 2/2 का मतलब 1 फॉर्मेलिटी 1F। तो इस सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी कितनी होगी 1F होगी। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि एसिटिक एसिड के 60 ग्राम है, वो किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं और डाइमर फॉर्म में है। हो सकता है ये ना भी दें, डाइमर फॉर्म में है और बता दे क्लियर कट, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये मान के चलना है क्योंकि एसिटिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होंगे, डाइमर फॉर्म में होंगे। तो 60 ग्राम एसिटिक एसिड 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो इसकी फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ फॉर्मूला मास क्या होगा, डाइमर फॉर्म में है तो जस्ट जितना भी मोलिकुलर मास होगा उसका जस्ट क्या होंगे, डबल होंगे। ट्राइमर फॉर्म में होता तो क्या होता, ट्रिपल हो सकता था। ठीक है, इनटू वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम दिया था आपने वैल्यू पुटअप किया तो कैलकुलेशन कितना आया 1F। तो ये इसकी फॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक आपसे मेरा क्वेश्चन है, बताइए फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेबल है या नहीं। देखिए हम देख रहे हैं कि फॉर्मेलिटी में इधर ये वॉल्यूम फैक्टर है और हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़े तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फॉर्मेलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेलिटी है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेबल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो फॉर्मेलिटी घटेगी। चलो ठीक है, तो आप लोगों ने फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना सीख लिया। फॉर्मेलिटी में यहाँ पर आप लोगों को ये फॉर्मूला मास है इसको फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ, उसको थोड़ा गौर से देखो। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला मास अगर डाइमर फॉर्म में हुआ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फॉर्मूला मास को मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास। अगर ये डाइमराइज हुआ है तो मैं इनटू क्या कर सकता हूँ 2, ट्राइमराइज हुआ है तो क्या कर सकता हूँ 3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ n इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो जो फॉर्मेलिटी है वो कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट जो भी गिवन मास आपको दिया है अपॉन n, जो डाइमराइज हुआ है तो 2, ट्राइमराइज हुआ है तो 3, इनटू मॉलिक्यूलर मास। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये 1000, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इधर देखिए ये वो पूरा फैक्टर, ये सब क्या है, ये
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, वॉल्यूम, ये सब क्या है, मोलरिटी, ये है मोलरिटी। तो मैं यूं लिख सकता हूं फॉर्मेलिटी में क्या है कि मोलरिटी अपॉन एन। यहां एन क्या होगा, ये कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं। ये डाइमराइज फॉर्म में हुआ तो एन की वैल्यू क्या होगी 2, अगर ट्राइमराइज हुआ है तो एन की वैल्यू क्या होगी 3, तो टेट्रामराइज हुआ है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ए है जिसका फॉर्मूला मास 10 है, अगर ये डाइमराइज हुआ है तो ए और ए डाइमराइज हुआ है तो आप इसका फॉर्मूला मास कितने लिखेंगे 20। और मान लीजिए ये ट्राइमराइज होता है तो क्या लिखते हैं ए और ए, ये 3 मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो इसका फॉर्मूला मास कितना होता है 30। तो आप डायरेक्ट मोलरिटी दे रखी है और आपको पता है कि वो मॉलिक्यूल डाइमराइज्ड हुआ है, तो उस मोलरिटी में आप उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने एसोसिएट हुए हैं, 2 एसोसिएट हुए हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, और 3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं तो आप इसको क्या कर देंगे 3 से डिवाइड करके डायरेक्ट फॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जनरली फॉर्मेलिटी है वो आपको गिवन मास देगा, आपको फॉर्मूला मास पता होना चाहिए और आप क्या फाइंड कर सकते हैं फॉर्मेलिटी। और अगर आपको डायरेक्ट मोलरिटी दे रखा है और कहीं लैंग्वेज में ये लिखा है कि वो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर के डाइमर फॉर्म में है, ट्राइमर फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट मोलरिटी को फॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मोलरिटी में किससे डिवाइड करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं, कितना वो डाइमर फॉर्म में हुआ या ट्राइमर फॉर्म में, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इस मोलरिटी में ये फैक्टर को डिवाइड करके आप डायरेक्ट फॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मेलिटी। तो चलिए अभी कंसंट्रेशन के हमने कुछ टर्म्स पढ़े। पहले क्या पढ़ा था हमने, मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, और अभी पढ़ा हमने फॉर्मेलिटी। ये फॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेबल है, आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम और एक नया टर्म सीखते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने नाम सुना है मोल फ्रैक्शन, नाम से ही क्लियर हो रहा है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, अंश या हिस्सा या रेशियो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, अच्छे से आप लोगों को गौर से देखना है, अच्छे से सीखना है। मोल फ्रैक्शन, इस मोल फ्रैक्शन को हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल कई बुक में इसको एक्स भी बोल रहे हैं कि इसको एक्स बोल रहे हैं, लेकिन रियल में इसको जाई या एक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज मोल फ्रैक्शन, नाम से पता है मोल फ्रैक्शन। हम सब जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो मान लीजिए इस सॉल्यूट जिसको कंपोनेंट हम क्या मान रहे हैं 2 और सॉल्वेंट को हम क्या मानते हैं कंपोनेंट 1। सॉल्वेंट जिसको कंपोनेंट 1 बोल रहे हैं इसको कंपोनेंट ए भी मान सकते हैं और सॉल्यूट को हम कंपोनेंट जनरली बी मानते हैं। ओके, तो मान लीजिए इसके जो सॉल्यूट है इसके मोल्स हमारे पास कितने हैं, N2 मोल्स प्रेजेंट है और सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, N1। तो बताइए इस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हैं, आप सब बोलेंगे सर इसमें टोटल मोल्स तो कितने हैं, N1 प्लस N2। और इस टोटल मोल्स में सॉल्यूट का हिस्सा कितना है, इसके फ्रैक्शंस कितने हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है, मोल फ्रैक्शन किसी भी एक कंपोनेंट का उस टोटल सॉल्यूशन के मोल्स के रिलेशन में क्या उसका फ्रैक्शन है, कितना हिस्सा है, कितनी शेयरिंग है, वो सब क्या है, वो मोल फ्रैक्शन है। तो रेशियो ऑफ मोल्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, न कि डेफिनेशन की बजाय हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मैं बात करता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैं कैसे कैलकुलेट करना चाहूंगा, आप देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं तो सेकंड कंपोनेंट माना हमने इसको सॉल्यूट के टर्म में, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और टोटल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2। ये क्या होगा, ये जो रेशियो है सॉल्यूट के मोल्स और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स का जो रेशियो है उसको हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से आप सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इसको हमने N1 माना है और टोटल मोल्स कितने सॉल्यूशन के, N1 प्लस N2। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल्स का रेशियो, सॉल्यूट के मोल्स, टोटल सॉल्यूशंस के मोल्स, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। और ऐसे ही सॉल्वेंट दूसरे कंपोनेंट का निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल सॉल्यूशन के मोल्स। एक बीकर है, इसमें A, B और C
3 कंपोनेंट है, ठीक है। इसके मोल्स N1, इसके मोल N2 और इसके मोल N3 है। तो बताइए A के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, या तीनों के हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ A जिसको हमने क्या माना है N1, ओके। टोटल सॉल्यूशन के मोल्स कितने हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3। ये क्या हुआ, कंपोनेंट A के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। कंपोनेंट B, सेकंड कंपोनेंट जो B है उसका मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट की मोल्स क्या है N2, तो आप क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से आप सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए कंपोनेंट C के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके मोल्स कितने हैं N3, तो आप क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स क्या होंगे N1 प्लस N2 प्लस N3। इस तरह से हम हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोलिए ये बात समझ में आती है। जितने भी कंपोनेंट होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो 2 कंपोनेंट होंगे, ट्राइनरी होगा तो 3 कंपोनेंट होंगे। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं और आपको उनके मोल्स का पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम 12th क्लास का जो चैप्टर है सॉल्यूशन, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा, तो आप लोगों को ये अच्छे से सीखना है। तो चलिए अब इस पर कुछ छोटी प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स इधर देखिए, एक रिलेशन और सेट करते हैं। अगर कंपोनेंट A और कंपोनेंट B इस सॉल्यूशन में है, इसके मोल्स को मैं 1 दे रहा हूं, नंबर इसके मोल्स कितने हैं कंपोनेंट A के N1 और B के मोल्स कितने हैं N2। तो मैं A का कंपोनेंट कैसे लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू मोल्स ऑफ A N1 और टोटल मोल्स N1 प्लस N2। इसी तरह से B के मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ B कंपोनेंट N2 और टोटल मोल्स कितना है N1 प्लस N2। दोनों को मैं सम करता हूं, दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए XA प्लस XB करने पर दोनों की वैल्यू पुटअप करेंगे, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2 N1 प्लस N2। एलसीएम लिया N1 N2 N2 प्लस N1। तो देखिए XA और XB दोनों मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो कितना होगा, ये सब वैल्यू कितनी होंगी 1। तो आपके पास फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि 2 कंपोनेंट या जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1 होगा। तो जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो 2 हो या 3 हो, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें 2 कंपोनेंट है, XA उसका मोल फ्रैक्शन और XB उस दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1। अगर हमारे पास एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हैं तो हम दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं और A का पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XA। इस तरह से इजीली अगर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का पता है तो दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है इस तरह से। तो हमने देखा कि मोल फ्रैक्शन है क्या, सिंपल हर कंपोनेंट और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स का रेशियो मोल फ्रैक्शन है। और हम ये भी जान गए हैं कि जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1 होगा। यानी ये तय है कि किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर वो सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली उसमें दूसरा या तीसरा कंपोनेंट है और उनकी वजह से उनकी वैल्यू 1 से कम ही होगी। तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, 1 से कम ही होगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग उसको समझिए।
क्वेश्चन देखिए, इन ए सॉल्यूशन 2.5 moles of ethanol and 7.5 moles of water present. In a solution, 2.5 moles of ethanol and 7.5 moles of water present. Calculate mole fraction of ethanol. Calculate mole fraction of ethanol. आपको इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब देखिए, आपको क्या पता है, दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट दिए हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन में? एक तो इथेनॉल है और दूसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर। यस, इथेनॉल के मोल्स कितने दे रखे हैं? 2.5। वाटर के मोल कितने दे रखे हैं? 7.5। यस, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। यस, हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल टू, बताइए इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाएंगे हम? मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारे पास इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए, इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन मोल कितने दिए हुए हैं? 2.5। टोटल मोल्स कितने हैं इथेनॉल का? 2.5 और वाटर के मोल्स हैं 7.5। तो 2.5 अपॉन 10, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इतने मोल फ्रैक्शन होंगे इक्वल टू 0.25। यस, तो इस सॉल्यूशन में इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? 0.25। तो दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? अगर आप लोग या तो फॉर्मूला बनाइए या फिर डायरेक्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। यस, और इसकी वैल्यू इसमें माइनस करेंगे 0.25 करेंगे तो हमारे पास वाटर के मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.75 उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से एक सिंपल सी प्रॉब्लम ली, आपको डायरेक्ट क्या है? इथेनॉल के मोल्स दिए हुए हैं, वाटर के मोल्स दिए हुए हैं, आप दोनों की वैल्यू पुटअप करके इस फॉर्मूले में आप एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर ये मोल्स डायरेक्ट नहीं दिए, ये मोल्स ना दे करके इनकी अमाउंट दे सकते हैं। इनकी गिवन अमाउंट दे रखा है, इथेनॉल की इतनी अमाउंट दे रखा है, तो आप लोग क्या करें? जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलता है कि 46 ग्राम दे रखा है, तो 46 ग्राम दे रखा है, तो आप इस 46 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कीजिए। गिवन मास अपॉन मोलर मास, इथेनॉल का मोलर मास भी 46 होता है, तो उस केस में मोल्स कितने आए? 1 मोल्स। तो उस मोल को फिर यहाँ पुटअप कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम था। ये आपको डायरेक्ट क्या है? मोल्स दिए हुए हैं। अगर डायरेक्ट मोल्स नहीं दिए होंगे तो आपको फाइंड करना होगा। पूरे मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि मोल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। गिवन मास दिया है तो उसमें मोलर मास से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके हम मोल निकाल लेंगे। वॉल्यूम दिया है तो मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं? मोल्स निकाल सकते हैं। आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल्स का पता होना जरूरी है। अगर डायरेक्ट है आपको पता तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट हम वैल्यू पुटअप करेंगे। और अगर हमको डायरेक्ट नहीं दी हुई है तो आपको मोल्स निकालने आने चाहिए। आप मोल्स निकाल करके ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आपको मैंने बताया। इसके अलावा आजकल क्या है कि अच्छी प्रॉब्लम थोड़ी घुमा के भी दी होती हैं। तो जनरली आजकल क्या होता है कि मोलेलिटी दे करके मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है या मोल फ्रैक्शन दे करके मोलेलिटी पूछ लेते हैं। तो हम आपको एक रिलेशन बता रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी। मोलेलिटी हमने पहले पढ़ा ही है, प्रीवियस लेक्चर में हमने मोलेलिटी को डिटेल से पढ़ा है। आप सब लोगों को मोलेलिटी के फॉर्मूले याद होंगे। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी।
ये बहुत ही काम का फॉर्मूला होगा, आप इसको अच्छे से देखिए। तो हमको बताया कि मोलैलिटी इक्वल टू क्या होती है। मोलैलिटी इक्वल टू बोली क्या होती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो मोल्स आ गए, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम या किलोग्राम लेते हैं। अगर ग्राम में दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करके इसको इस फॉर्मेट में हमने रखा था। तो मोलैलिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W1। W1 क्या है, W1 है सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में होगी तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और किलोग्राम में होगी तो हमने नॉर्मल रखा था। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को मैं आगे लेके चलता हूं। इधर देखिए, मोलैलिटी इक्वल टू W2 MW2 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W1 इंटू 1000। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसके मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास को इसको मैं लिख सकता हूं MW1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने डिवाइड कर दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वेशन वैसी की वैसी है। तो अब देखिए इस रिलेशन को, आप देखिए ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है कि फर्स्ट कंपोनेंट के मोल्स को हम कैसे लिखते हैं, N1 इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास गिवन मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट के मोल्स को आप कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट और गिवन मोलर मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ये हम सब मोल्स निकालना जानते हैं। तो W2 अपॉन MW2, इसकी जगह हम क्या वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, N2। तो यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैलिटी इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं, N2। यस, यहाँ देखिए W1 मास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इस जगह पर हम क्या वैल्यू पुटअप रख सकते हैं, N2। यहाँ ये 1 है तो 1 कंपोनेंट के लिए क्या रख सकते हैं, N1। तो यहाँ क्या लिखूंगा, N1, ओके, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इनटू 1000। अगर ग्राम में है ये तो ये वैल्यू हमारे पास, ये फॉर्मूला बन के आ रहा है। तो फिर से देखिए, मोलैलिटी क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। यस, अभी आप लोगों ने क्या किया, हमने इस W1 को मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट की मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। हम नया इक्वेशन बना रहे हैं, तो इस जगह हम लिख सकते हैं N2 और यहाँ लिख सकते हैं N1। ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए N2 अपॉन N1, मैं इसको लिखना चाहूं तो सेकेंड कंपोनेंट की मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये आपने लिखा, या यूं कहें, इसको ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये रिलेशन इजीली आपको समझ में आएगा। X2 अपॉन X1, X2 अपॉन X1। यस, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन N1 अपॉन N2। यस, इसकी जगह क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए, तो इस जगह का अगर मैं इनको कट करता हूं इनको आपस में, तो हमारे पास X2 अपॉन X1 क्या बचा, मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। हमने ये यहां से रिलेट किया है इसको। तो हमारे पास जो फार्मूला बचा है, मोलैलिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट
N2 अपॉन N1 की जगह मैंने X2 अपॉन X1 रखा। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, और X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। यस, इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। आपके पास ये फॉर्मूला है जो मोलिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिलेट करता है, तो आपको ये याद रखना है। इससे हम डायरेक्ट, कई क्वेश्चंस हैं जिसको मोलिलिटी को मोल फ्रैक्शन में, या मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट की दे रखे हैं, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मोलिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, ये याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मोलिलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इंटू ऊपर की तरफ 1000। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, आप इसको चाहे तो नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पूछ रहा है कि 0.9 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल present in water, then what will be molality of solution? क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है कि एथेनॉल है, एक कंपोनेंट तो एथेनॉल है और दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर। इन दोनों को मिलाकर के एक सॉल्यूशन बना हुआ है। आप इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिए। बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। इसमें एक तो इथेनॉल है, इस सॉल्यूशन में इथेनॉल, और दूसरा इसमें क्या है, वाटर H2। और हमको दिया है, इस क्वेश्चन में ये दिया है कि इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन कितने, 0.9। तो डेफिनेटली अगर इसका 0.9 दिया है तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.1। ये हमने निकाल लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट फर्स्ट और कंपोनेंट सेकंड, उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो जब दो कंपोनेंट बता रहा है और इसमें एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन 0.9 है, तो डेफिनेटली दूसरे कंपोनेंट का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन 0.1 होगा। और इस सॉल्यूशन की क्या बात कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन की मोलिलिटी फाइंड करनी है। ऐसे ऐसे करके सॉल्यूशन दिया है जिसका एक इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.9 है और वाटर का डेफिनेटली कितना, जिसको बताया नहीं गया, हम जानते हैं 0.1 है। तो इस सॉल्यूशन की मोलिलिटी फाइंड कीजिए, ये क्वेश्चन दिया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मोलिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। दिमाग में ये बात हमेशा रखनी है कि जब यहाँ पर इथेनॉल, तो इस सॉल्यूशन की मोलिलिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात को ये देखना है कि ये सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन 0.9 है। तो इट मींस ये सॉल्वेंट है, न कि सॉल्यूट। जनरली हम क्या करते हैं, सारे के बच्चे एक ही माइंड रखते हैं कि वाटर होगा वो डेफिनेटली सॉल्वेंट होगा। यहाँ इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, तो इथेनॉल को हम क्या मानना ही पड़ेगा, इसको हमको सॉल्वेंट मानना होगा। और H2O को अब क्या मानना है, सॉल्यूट, क्योंकि इसके मोल फ्रैक्शन बहुत कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अदरवाइज हमारा पूरा फॉर्मूला जो हम वैल्यू पुटअप करेंगे इस फॉर्मूले में, तो अगर हमने सॉल्यूट इथेनॉल को और H2O को सॉल्वेंट मान लिया तो ये पूरा प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत आएगा आप लोगों को। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन इथेनॉल के ज्यादा है, तो हम इसको क्या मान रहे हैं, सॉल्वेंट मान रहे हैं। ये आप लोगों को बहुत बारीकी से देखना होगा। ये सॉल्वेंट होगा और यहाँ H2O क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए, अब आपको मोलिलिटी फाइंड करने के लिए कहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, मोलिलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए सॉल्यूट क्या है, यस हमारे पास सॉल्यूट इस केस में वाटर है, इसलिए हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन वाटर ये कितने रखने, 0.1। यहाँ सॉल्वेंट क्या है, इथेनॉल है, और इसके मोल फ्रैक्शन कितने, 0.9। और इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हम सब जानते हैं, अगर नहीं पता हो तो निकाल सकते हैं। CH3CH2OH ये इथेनॉल है, इसकी सारी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैल्यू रखेंगे तो ये 46 ग्राम होगी। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 46 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको आप
सॉर्ट आउट करेंगे तो ये इसकी मोलिलिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसकी मोलिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, अगर मैं यहाँ ये क्वेश्चन ऐसा था कि 0.9 इथेनॉल 0.9 मोल फ्रैक्शन दे रखा है, और यहाँ पर अगर इथेनॉल की जगह ये कह दिया जाए 0.9 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O मिक्स विद इथेनॉल, चेंज कर दिया क्वेश्चन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अभी क्या कर दिया कि वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.9 और इथेनॉल में मिक्स है। तो देखिए अभी वापस हम पूरा वैसे रिलेट करेंगे, इसको माइंड में ये रखना है कि इस बार सॉल्यूशन है, उसमें इथेनॉल है और वाटर है। पहले भी यही कंपोनेंट थे, अभी भी यही कंपोनेंट। चेंज क्या है, इस बार इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन और वाटर के मोल फ्रैक्शन में चेंज है। वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने दिए हैं, 0.9 दिए हैं, तो डेफिनेटली इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, 0.1 होगा। तो बताइए ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसके हैं, वाटर के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। तो इस केस में यहां पर इस प्रॉब्लम में इस बार क्या हुआ है कि सॉल्वेंट हम किसको कंसीडर करेंगे, वाटर को एज ए सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे और इथेनॉल को एज ए सॉल्यूट कंसीडर करेंगे। तो अब हमें मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलिलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला इस तरह से है, मोलिलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर की तरफ 1000। तो हमारे पास सारा इस बार डाटा पूरा इन्वर्ट हुआ है। तो ये सॉल्यूट हम किसको कंसीडर करेंगे, सॉल्यूट होगा इथेनॉल, तो लिखेंगे 0.1 इसके मोल फ्रैक्शन दिए हैं, और सॉल्वेंट जो है वाटर इस बार, तो उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.9, और वाटर का मोलिकुलर वेट आप सबको पता है 18 ग्राम है, और ऊपर की तरफ कितना है 1000। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो मोलिलिटी होगी वो सॉल्यूशन की मोलिलिटी होगी। तो बोलिए ये बात समझ में आती है। तो हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शन है तो हम उस मोल फ्रैक्शन को मोलिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये रिलेशन है, हम डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन से मोलिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस न्यूमेरिकल में ये होगी कि हमको ये ध्यान रखना होगा कि वाटर एज ए सॉल्वेंट है या एज ए सॉल्यूट। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसको हम क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं, और जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा उसे क्या मानते हैं, सॉल्यूट मानते हैं। पहले वाले केस में इथेनॉल सॉल्वेंट था और इस बार इथेनॉल क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.1 है। तो ये बोलिए ये बात समझ में आती है। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और देखिए कि मोल फ्रैक्शन से कैसे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है। एक सॉल्यूशन है, उसमें एसिटिक एसिड वो 60% है, CO2 44% है, और H2O वो 18% है। आपको ये प्रॉब्लम दी गई है, ए सॉल्यूशन इन विच एसिटिक एसिड 60%, CO2 44% एंड H2O 18% प्रेजेंट। ये मिक्सचर है, 3 कंपोनेंट का एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी कंपोनेंट। हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करने हैं। आपको एसिटिक एसिड का निकालना मोल फ्रैक्शन, CO2 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना और वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना। तो ये देखिए प्रॉब्लम कैसे किया। तो आप लोगों को जो परसेंटेज दिया है, तो जो परसेंटेज दिए वो उसके गिवन मास हो गए। तो सबसे पहले हमको एसिटिक एसिड के मोल्स निकालने होंगे। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना दे रखा है, गिवन मास 60 ग्राम, और एसिटिक एसिड का मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी वैल्यू कितनी आ रही है 60 ग्राम। तो बताइए कितने मोल्स हुए, 1 मोल। तो एसिटिक एसिड का इस मिक्सचर में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। या CO2 देखिए, CO2 के केस में मोल्स ऑफ CO2 गिवन मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास। CO2 के गिवन मास 44 ग्राम, 44% दे रखे हैं तो 44 ग्राम मान लीजिए, और CO2 का मोलर मास भी कितना होता है 44 ग्राम दिया, तो इसके मोल्स भी कितने, 1 मोल। इसी तरह से मोल्स ऑफ H2O कितना परसेंट दिया, 80% दिया, तो गिवन मास हम क्या मानेंगे 18 ग्राम, ओके। और H2O का मोलर मास भी कितना होता है 18 ग्राम। इसको आप कितना सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 मोल होगा। तो
तो तीनों के ही जो परसेंटेज दिए थे वो गिवन मास कंसीडर करेंगे और इनके मोलर मास हमको पता है तो मोल्स निकालेंगे। तो तीनों के मोल्स कितने आ रहे हैं, इसका मोल्स भी कितना आ रहा है 1 मोल, इसका भी कितना 1 मोल और इसका भी 1 मोल। अब तीनों कंपोनेंट की क्या पूछे, मोल फ्रैक्शन पूछे। आपके पास हर कंपोनेंट के मोल्स है तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, उनके मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, यस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड और टोटल मोल। टोटल मोल क्या है, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोल्स ऑफ CO2, मोल्स ऑफ वाटर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने आए, हमने फाइंड किया 1 मोल, और टोटल सॉल्यूशन का मोल्स कितने 1 + 1 + 1, तो टोटल मोल्स कितने हुए 3, तो हमारा आंसर आया 1/3। तो हमारा जो इस कंपोनेंट का जो है एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन है वो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया 1/3 0.33 मोल। तो इस तरह से दूसरे कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकालें तो कितना आएगा 1/3 0.33। इसी तरह से तीनों कंपोनेंट के हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन जस्ट सिंपल वे में कहें तो ये है कि सॉल्यूट और सॉल्यूशन उनकी मोल्स का रेशियो या सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के मोल का रेशियो, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स का टोटल सॉल्यूशन के मोल्स के कंपैरेटिवली क्या रेशियो है, कितना उसका फ्रैक्शन है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। और हमने मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, जब हमको मोल्स पता हो। मोल्स डायरेक्ट दिए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमको मोल्स फाइंड करना है, देन हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हम इसको मोलरिटी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी लास्ट 2 टॉपिक और इस चैप्टर के पढ़े हैं वो हम देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज, किसी का भी कोई भी एक कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब हमको किसी भी एक का परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज सॉल्यूट क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या यूं कहें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको बोलते हैं मास, या यूं कहें सॉल्यूट परसेंट निकालेंगे। और इसी तरह अगर सॉल्यूट परसेंट आप निकाल लें, ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए यहाँ तो परसेंट का मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसको मिलियन 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, पार्ट्स पर सॉल्यूट निकाल सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या जो भी वेट सॉल्यूट का दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट दिया होगा, उसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन, और 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्ट्स पर सेंट, जिसको हम परसेंट बोलते हैं, और 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्ट्स पर बिलियन होगा। तो बहुत सिंपल सी है, जनरली जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं वही चीज़ है। तो याद रखिए, अगर आप इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्ट्स पर सेंट, जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं, हम परसेंट फाइंड कर सकते हैं। और आपने 10⁻6 यानी मिलियन से 1 मिलियन से मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10⁻9 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको बोलेंगे पार्ट्स पर बिलियन, ppb। तो स्टूडेंट्स इसमें नॉर्मली ये फॉर्मूला है, इनमें इनकी अमाउंट रख करके आप इजी वे में परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।